Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome to my channel. Quote of the day is, don't let what you can't do interfere with what you can do. So try to do the good things. So the topic of the day is chemical formula and its types. And this topic is from class 11th chapter 1st, some basic concepts of chemistry. एंड स्टार्टिंग विद द फॉर्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड. क्या होता है केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला? वो कंपाउंड का सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है. और क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि 1 to 30 तक कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं, इवन उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस हमें याद है, उससे हम किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला से ये बता सकते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है. तो बेसिकली फॉर्मूला इज डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ सिंबल्स. किसी मॉलिक्यूल को इन टर्म ऑफ सिंबल्स बताना कि उसमें कौन कौन सी एटम्स प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट तो उसका फॉर्मूला ये रहता है. इससे हमें पता लग जाता है Na2CO3 से कि यहाँ पे हमारे पास 2 सोडियम है और 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है. तो ये इसका फॉर्मूला रहता है. उसी तरह से कॉपर सल्फेट में कॉपर और सल्फेट है, तो कॉपर है, देन सल्फर है, देन ऑक्सीजन है. सिमिलरली H2SO4 है. तो ये सब फॉर्मूलाज के नाम है और ये फॉर्मूलाज है. तो बेसिकली एक मॉलिक्यूल का ये फॉर्मूला है और उसके सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है. अब उसके बाद हम फॉर्मूला को लिखते कैसे हैं. किसी भी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूला को लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले वो फॉर्मूला बना किससे होता है हम ये देखेंगे, फिर उसको बनाने का तरीका देखेंगे. कोई भी केमिकल फॉर्मूला उस फॉर्मूला में जो एटम्स प्रेजेंट है उनके सिंबल से बना होता है और वो एटम्स या तो कैटायन की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर एनायन की फॉर्म में हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. क्योंकि दुनिया में हर एक चीज स्टेबल है. और अगर मैं आपको बोलूं अभी आपकी +1 क्लास है तो अभी आने वाले टाइम में आप बहुत बार सुनोगे ये चीजें, स्पेशली इन माई क्लास, इन केमिस्ट्री क्लास, कि हर चीज स्टेबिलिटी के लिए भागती है. अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम भी फ्यूचर में किसी जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, तो ओवर एंड ऑल हर एक चीज को स्टेबिलिटी चाहिए. तो अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चीज कभी स्टेबल नहीं हो पाएगी क्योंकि उसको नेगेटिव चीज चाहिए. ऐसे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर ही न्यूट्रल बनते हैं और दैट इज जीरो. तो जीरो एक न्यूट्रल है. उसी तरह से यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फॉर्मूला की. तो जब भी कोई फॉर्मूला बनता है किसी कोई कंपाउंड बनता है बेसिकली, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों से बनता है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रहते हैं वहां पे जिसको हम कैटायन और एनायन बोलते हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो बेसिकली अगर आप बात करें फर्स्ट पॉइंट है उनको हम बोलते हैं रेडिकल्स. दे कैन बी अ सिंपल आयन. अगर वो सिंगल एटम है H पॉजिटिव N ये सारे सिंगल है, एक ही एटम है, तो वो रहते हैं सिंपल एटम्स. और अगर एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं जैसे यहाँ पे हुआ था SO4, तो ये ऐसे CO3 नेगेटिव, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स आयन बनते हैं जिसको हम कंपाउंड आयन भी बोलते हैं. इसी तरह से जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव या कैटायंस कहते हैं और नेगेटिव को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव और एनायंस कहते हैं. और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे. तो ये सबसे पहले काम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन्स और कैटायंस जो आप 9th 10th में पढ़ चुके हो उनके बारे में. कौन कौन से होते हैं बेसिकली पहले आएंगे उसकी टाइप्स, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट. मोनोवैलेंट, मोनो मीन सिंगल, जिसपे सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसमें 3 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जिसमें 4 पॉजिटिव चार्ज रहेगा. तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज वाले आपको सब पता है जिनकी वैलेंसी 1 रहती है वो सारे सिंगल पॉजिटिव चार्ज में आते हैं. H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव. देन उसके बाद आ जाते हैं बाई पॉजिटिव. बाईवैलेंट मींस 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें आ जाते हैं आपका ग्रुप नंबर 2. बेसिकली इसमें ग्रुप नंबर 1 के मैक्सिमम आते हैं, फिर ग्रुप नंबर 2 के मैक्सिमम आते हैं. ट्राइवैलेंट में हमारे पास आते हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, जिनमें 3 पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहता है. और देन टेट्रावैलेंट जिनकी वैलेंसी 4 रहती है. तो ये कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायंस हैं विद द मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट. और इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस विद मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट. सेम जैसे पहले था वहां पे हमने पॉजिटिव के बारे में बात की, यहाँ हम नेगेटिव की बात करेंगे. तो नेगेटिव में सिंगल नेगेटिव जितने भी रहेंगे वो मोनोवैलेंट है, 2 नेगेटिव वाले बाइवैलेंट, 3 नेगेटिव वाले ट्राइवैलेंट और 4 नेगेटिव वाले टेट्रावैलेंट. जब हम बात करते हैं मोनोवैलेंट की तो उनमें वो रहते हैं जिनमें -1 चार्ज रहता है. फॉर एग्जाम्पल हेलोजन फैमिली. उसके अलावा OH. अब ये आप बहुत सारे बुक्स में देखोगे कि लिखा होता है OH नेगेटिव. तो ये नेगेटिव चार्ज कभी भी हाइड्रोजन पे मत लगाना, ये ऑक्सीजन पे रहता है क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है. हाइड्रोजन तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है. तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये चार्ज यहाँ पे कभी नहीं लगाना, हमेशा ऑक्सीजन पे लगाना है. सिमिलरली ये है कुछ मोनोवैलेंट, ये बाइवैलेंट की एग्जांपल्स हैं, ये ट्राइवैलेंट की और ये टेट्रावैलेंट की. आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको ट्राइवैलेंट तक आते हो बहुत है.
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको आपने क्या करना है, सिंपली कैटेगराइज करना है कौन कौन से केटाइंस और कौन कौन से एनाइंस है। उसके बाद फर्दर ये बता देना इनमें से मोनोवेलेंट कौन से है, बाईवेलेंट कौन से है, ट्राईवेलेंट कौन से है। तो ये आपके लिए इजी रहेगा और आपसे इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू फॉर्म द, अब हमने करना है फॉर्मूला बिल्ड कैसे करते हैं। तो फॉर्मूला बिल्ड करने के लिए किसी भी केमिकल कंपाउंड का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें केटाइन और एनाइन चेक करने पड़ते हैं, हमारे पास कौन कौन से केटाइंस और कौन कौन से एनाइंस है। और सबसे पहला काम ये होगा, जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे जिसको हम केटाइन बोलते हैं उनको हमने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, और जो एनाइंस होंगे उसको रखना है हमने राइट हैंड साइड पे। दैट मीन्स यहाँ पे आएंगे एनाइंस और इस तरफ आएंगे केटाइंस, लेफ्ट हैंड साइड पे केटाइंस। दूसरा स्टेप ये रहेगा कॉमन फैक्टर, अगर उनमें कुछ कॉमन फैक्टर है तो उसको रिमूव कर दो। जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड चला गया, Cl नेगेटिव राइट हैंड साइड पे आ गया, ये तो फर्स्ट पॉइंट के लिए। ऐसे ही सोडियम के लिए Na पॉजिटिव केटाइन लेफ्ट हैंड साइड, एनाइन राइट हैंड साइड। ऐसे ही सेकंड स्टेप है रिमूव द कॉमन फैक्टर। अगर कोई सिंपल रेशियो में कॉमन फैक्टर दोनों में आ रहा है केटाइन और एनाइन में, उसको रिमूव कर दो। दोनों में 2 कॉमन है, 2 को रिमूव कर तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ZnSO4। ये हो गए 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिव केटाइन को लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव एनाइन को राइट हैंड साइड लिख दिया। उसके बाद अगले में कॉमन फैक्टर रिमूव कर दिया, अगर होंगे तो रिमूव करने हैं, अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद हम मूव करेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप है क्रिस क्रॉस स्टेप, और ये स्टेप बहुत मेन है, इंपॉर्टेंट है, ये आप 9th में पढ़ चुके हो। क्रिस क्रॉस वैलेंसीज में क्या करना है, इसकी वैलेंसी को इसके साथ क्रिस क्रॉस करना है और इसकी वैलेंसी को इसके साथ क्रिस क्रॉस करना है। उससे आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट द क्रिस क्रॉस वाइज वैलेंसीज टू द लोअर राइट ऑफ द आयन। तो ये है एग्जांपल। यहाँ पे मैंने आपको 3 कंपाउंड्स दिए हैं। जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला रहता है सिंबल Zn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इसके पास नेगेटिव मींस -1 चार्ज, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके सिंबल्स लिखने। पिपरिक क्लोराइड के Cu2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिंक सल्फेट के Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। इसके बाद सिंबल्स के बाद आपको क्रिस क्रॉस के लिए सिर्फ वैल्यूज लिखनी है, प्लस माइनस चार्ज नहीं लिखना। और उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है क्रिस क्रॉस वाइज। तो ये इसका जो सुपरस्क्रिप्ट है उसको बनाना है सब्सक्रिप्ट, तो ये इसके पैरों में चला गया और ये इसके पैरों में चला गया। तो Zn1 और Cl2, तो ZnCl2 बनी थी, 1 लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्मूला बन गया जिंक क्लोराइड का। ऐसे ही पिपरिक क्लोराइड के लिए फॉर्मूला बनेगा, ये 2 इधर चला गया और इधर फिर 1 था तो CuCl2। यहाँ पे 2 कॉमन आया, यहाँ पे स्टेप 2 यूज होगा कि दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को हम कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे Zn1 SO4 1, इसके कारण हमारा फॉर्मूला होता है ZnSO4। तो इस तरह से केमिकल फॉर्मूला बाइंडिंग की जाती है 3 स्टेप्स को यूज करके। अब मैं बताऊंगी आपको परसेंटेज कैलकुलेशन, ये आप 10th में कर चुके हो, इवन 8th से आप करते हो कैलकुलेशन कैसे करनी है परसेंटेज कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है कैल्शियम नाइट्रेट, और इसका आपको पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हम सीख चुके हैं हमारे पहले लास्ट 3 to 4 लेक्चर्स में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो, तो आप, मैं कहूंगी इस लेक्चर के बाद आप देख लेना, या फिर उससे पहले इस लेक्चर से पहले आप वो देख लीजिए। उससे आपको पता लग जाएगा कि कैल्शियम का मास कितना है। सबका मास ऐड ऑन करो, कैल्शियम का 40 रहता है, नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन में तो 28 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट का आ गया फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास आ गया 164। अब हमें परसेंटेज निकालनी है, कितना कैल्शियम है, कितनी नाइट्रोजन और कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सबसे पहले कैल्शियम की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है मास ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास और मल्टीप्लाई बाय 100। तो कैल्शियम का मास 40 है, डिवाइड बाय 164 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कैल्शियम की परसेंटेज आ गई। ऐसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में। अब क्वेश्चन ये है कि हम परसेंटेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे नेक्स्ट को टॉपिक करेंगे, इसमें हमें परसेंटेज निकालनी होगी, तो इसलिए मैंने आपको पहले परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बताया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये किसके पार्ट्स हैं, ये है केमिकल फॉर्मूला की फर्दर डिवीजन। और केमिकल फॉर्मूला क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी कंपाउंड के जब सिंबल्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि फॉर्मूला बन जाता है, उसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। और 2 तरह का होता है, उसको 2 तरह में डिवाइड किया जाता है। एक होती है टाइप एम्पिरिकल फॉर्मूला और एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड which gives the simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of a compound। किसी एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स जितने भी प्रेजेंट है उनकी सिंपल होल नंबर रेशियो निकाली जाती है और उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो रेशियो रहेगी 6:12:6। तो 6 कॉमन है, तीनों में कट जाएगा तो 1:2:1। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, C के लिए 1 है तो C सिंपल आ गया, H के लिए 2 है तो H2 और O, तो CH2O जो है वो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है।
अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड which gives the actual ratio of the various elements present in one molecule of a compound। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6। ये हम सबको आता है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कुछ सॉल्व करने के लिए। इसमें आपको क्या करना होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सबका लिखना है। इससे आपको ये पता लगेगा आपको अभी तक कितने कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज एग्जैक्ट याद है। अभी मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगी इसके आंसर्स, बट स्टिल हैव अ लुक कि आपको इसमें से क्या क्या चीजें आती है। बेंजीन का फॉर्मूला आता है, ग्लूकोज का तो अभी मैंने बताया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला, अमोनिया का फॉर्मूला और एसिटिक एसिड, क्योंकि ये कॉमन सी चीजें हैं जो आप 10th में पढ़ के आए हो। तो अब है इसमें हम करेंगे इनकी डिविजन्स, इनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला देखेंगे। बेंजीन के लिए फॉर्मूला होता है C6H6, दोनों में 6 कॉमन है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया CH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला रहता है CH3COOH। तो यहाँ पे कार्बन हमारे पास कितने हैं? 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। तो देखा जाए तो 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कट हो जाएगा तो हमारे पास रेशो आएगी 1:2:1, इसलिए फॉर्मूला बना CH2O। ऐसे ही ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला CH2O होता है। अमोनिया में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम आ रहे हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में H2O2 फिर 2 कॉमन आ गया तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया HO। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में थोड़ा बहुत लिंक है, ये हम अभी देखेंगे कैसे। सबसे पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन देखते हैं और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका क्वेश्चन 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आता ही आता है पेपर्स में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड ऑन एनालिसिस फाउंड दैट टू कंटेन 34.6% कार्बन, 3.85% हाइड्रोजन एंड 61.55% ऑक्सीजन। अब इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट याद रखना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसमें 6 कॉलम बनते हैं। फर्स्ट कॉलम बनता है एलिमेंट का, देन परसेंटेज, देन एटॉमिक मास, देन ग्राम एटम और मोल्स, देन मोलर रेशो और एटॉमिक रेशो, और लास्ट में बनता है सिंपल होल नंबर रेशो। और इस फॉर्मेट को ड्रॉ करने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करके देखना है, जितने भी एलिमेंट्स दिए उन सबकी रेशो जो गिवन है उसको प्लस करके देखना है क्या वो रेशो 100% आ रही है। अगर वो रेशो 100% आ रही है फिर ही आप ये फॉर्मेट फिल करना और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना। और अगर वो रेशो 100% ना आ रही हो और वो रेशो 97, 96, 80 के पास आ रही हो या 99 से कम आ रही हो, तब आपको जितनी परसेंटेज 100 से लेफ्ट बची होती है उसको हमने लेना होता है ऑक्सीजन। पर जैसे इस क्वेश्चन में ट्रिक ये रहेगी कि हमेशा अगर ऑक्सीजन पहले ही गिवन है तो फिर चांसेस यही होते हैं कि 100% ही होगी परसेंटेज। पर अगर क्वेश्चन में एलिमेंट्स गिवन है पर उनमें ऑक्सीजन नहीं है तो फिर जरूर चेक करना परसेंटेज की 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले एलिमेंट्स के नाम लिखे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज गिवन जितनी है लिख दी, हाइड्रोजन की लिख दी और ऑक्सीजन की। उसके बाद एटॉमिक मासेस हमें याद है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हमने लिख दिया। उसके बाद सिंपल हमें क्या करना है? डिवाइड करना है परसेंटेज को मास के साथ। तो 12 को 34.6 से डिवाइड किया, 22.88 आ गया। ऐसे ही इसको डिवाइड किया इसके साथ तो ये सेम ही रहेगा 1 के साथ डिवाइड होने पे, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 3.85। तो इस तरह हमारे पास मोल्स आ गए। अब मोल्स को क्या करना है? मोलर रेशो में। तो हमें ये देखना होगा जितनी वैल्यूज आ रही है इन सब में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, लीस्ट वैल्यू। जो भी लीस्ट वैल्यू होगी उससे तीनों को डिवाइड कर दो, या फिर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके साथ डिवाइड कर दो लीस्ट वैल्यू को। तो जब हमने सबको लीस्ट वैल्यू से डिवाइड किया तो हमारे पास आया यहाँ पे 1, यहाँ पे आया 1.337, यहाँ पे भी आया 1.337। अब हमारा काम है सिंपल होल नंबर रेशो बनाना। तो जैसे आप मैथ्स में करते थे फ्रैक्शन को, अगर होल नंबर रेशो में बनाना तो किसी एक नंबर के साथ आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पे वो सिंपल होल नंबर रेशो बन जाए तो वहां से आप इसका फॉर्मूला आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 1 तो होल नंबर ही है बट ये 1.33 होल नंबर नहीं है। तो अगर हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से हम मल्टीप्लाई करने पे 4.0 समथिंग आएगा और यहाँ पे भी ऐसे रहेगा। तो हम क्या करेंगे? तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगी 344 और हमारे पास फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। और एक चीज ध्यान रखना, जो एलिमेंट यहाँ रखा है वही एलिमेंट नीचे लिखना है यहाँ पे उसी ऑर्डर में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 344। तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आया C3H4O4। इस चीज को जरूर याद रखना, ये ना हो इधर आपने ट्रेंड लिखा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ लिख दो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ये रेशो चेंज ना करो, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला गलत आएगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करना खुद, और इजी है, मुश्किल नहीं है। अब आपके पास 3 एलिमेंट गिवन है, अब आपका काम होगा परसेंटेज चेक करना। तो इन तीनों की परसेंटेज चेक करोगे तो आपके पास आएगी 84%। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा परसेंटेज बची है वो क्या होगी यहाँ पे? ऑक्सीजन। तो उतनी आपने लिख दी ऑक्सीजन की 16,
बाकी स्टेप सेम रहेगा सारा, और जब रिजल्ट निकालोगे तो आपके पास रेशो आएगी 4:8:2:1, क्योंकि यहाँ पे सिंपल होल नंबर में पहले ही डाटा आ रहा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ भी सिंप्लीफाई करने की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज की मैंने वेरिएशन की है आपके लिए, और आप में यहाँ चेक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन 17% बच रही है, क्योंकि यहाँ पे भी 100% नहीं है रिजल्ट। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो इसको आपने सिंप्लीफाई करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो रेशो आ रही है 7942, उसका फॉर्मूला बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला C7H9N4O2। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में अब मैं आपको लिंक बताऊंगी कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला लिंक अप है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला बनने के लिए क्या होता है, जो चीज कॉमन होती है वो आपकी वैल्यू रहती है n की। जैसे इन दोनों में 6 कॉमन था तो 6 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 2 यहाँ आ गया, और ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था, वही क्वेश्चन है ये। अब इसमें 6 फिर कॉमन था, 6 फिर यहाँ, तो जो ये n वैल्यू है बेसिकली ये लिंक रिलेशन बताती है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये n क्या होता है, कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों में जितने भी एलिमेंट्स है, 2 3 जितने भी एलिमेंट्स है, सब में से जो कॉमन होता है वही हमारा n निकलता है, तो इसलिए इसका नाम है कॉमन फैक्टर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, होल नंबर में होगी 1 2 3 4 सो ऑन। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ रिलेटेड है। और अगर आपको क्वेश्चन में एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ और आपको n निकालना होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और उसी तरह अगर आपको n निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, आप ये भी निकाल सकते हो। और अगर आपको n और एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है क्वेश्चन जिसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करो, चाहे नहीं लिखा हुआ, पर अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई तरीका नहीं है डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का। तो यहाँ पे भी हमने वही सिनेरियो अप्लाई किया, यहाँ पे पोटेशियम, आयरन, कार्बन और नाइट्रोजन दिया है। परसेंटेज चेक करोगे तो 100% ही आएगी, और बाकी सारी कैलकुलेशन सिमिलर है। जब आपके पास ये रेशियो आएगी तो यहाँ से आपके पास एक बन गया फॉर्मूला, दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अब आपको एम्पिरिकल मास निकालना है, तो एम्पिरिकल मास आपका आएगा 368 U, क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ लिंक अप करना और आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन था, तो इसीलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद हमारा सबसे पहला काम होगा एम्पिरिकल मास निकालना। और एम्पिरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों हमारे सेम आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमने भी फॉर्मूला देखा था, अगर हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला और एम्पिरिकल मास इक्वल आ रहा है तो हमारे पास जो n की वैल्यू वो क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे और 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देयरफॉर बोथ आर सेम। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एज वर्क दे रही हूँ, सो दैट आपको पता लग जाए कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है और या नहीं आया है। और इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे सॉल्व करके। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, आई विल आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। Till then, keep watching, subscribe the channel, keep sharing. Thank you.